ड्रैगन बॉल, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एनिमे नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन होल वर्ल्ड। पहला ऐसा शो जिसने हमें कार्टून और एनिमे में फ़र्क करना सिखाया और जिसकी मांगा की पॉपुलैरिटी वर्ल्ड वाइड सेकंड नंबर पे है, जस्ट बिहाइंड वन पीस। एक ऐसी सीरीज जो कि डायरेक्टली ड्रैगन बॉल से ही इंस्पायर हुई थी और मॉडर्न डे की कोई भी शोनन बैटल सीरीज कभी एग्जिस्ट ना करती अगर ड्रैगन बॉल ना होता। और ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरा का पूरा शोनन बैटल जॉनरा एक तरह से ड्रैगन बॉल की ही देन है कुछ लेवल पे। लेकिन स्टोरी टेलिंग का एक ऐसा एलिमेंट जो कि ड्रैगन बॉल ने इंट्रोड्यूस किया और आज भी कई सीरीज़ उससे सफ़र करती हैं और इसी के चलते हमें कई इनकन्सिस्टेंसीज और मीम्स देखने को मिलती हैं। और इस प्रॉब्लम का नाम है प्रॉब्लम ऑफ एस्केलेशन, या फिर जिसे मैं कहता हूँ द ड्रैगन बॉल प्रॉब्लम। तो ठीक है दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक और आप देख रहे हैं राइम एनिमे, और आज हम इस प्रॉब्लम, इसके इफ़ेक्ट और इसके सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है कई लोगों को पावर एस्केलेशन या एस्केलेशन एज ए कंसेप्ट के बारे में पता हो, लेकिन जिनको नहीं पता वो मेरे साथ इस चीज़ को इस तरह से समझिए। एक बार कोई आर्क ख़त्म हो गई है और आपके हीरो ने विलन को हरा दिया है, तो अगर आपको एक अगली आर्क बनानी है तो आप उसमें जो नया विलन इंट्रोड्यूस करेंगे वो पिछले वाले से वीक तो नहीं करेंगे, पिछले वाले से उसमें ज़्यादा पावर होगी। लेकिन अगर हम यही लॉजिकल स्टोरी राइटिंग एक मांगा इंडस्ट्री पे लगाएं जो कि सालों साल चलती रहती है, तो हमारी स्टोरी ऐसी नहीं रहेगी जैसे वो स्टार्ट हुई थी। जैसे कि जिन्होंने ओरिजिनल ड्रैगन बॉल देखा हुआ है उन्हें याद होगा, जो इस सीरीज़ की शुरुआत हुई थी वो तो ड्रैगन बॉल्स को फाइंड करने के एक एडवेंचर से स्टार्ट हुई थी, जिसमें कि फ़ाइट्स नॉर्मली मार्शल आर्ट्स बेस्ड थी। लेकिन अब गोकू और बीरस के एक क्लैश से पूरा का पूरा यूनिवर्स कांपता है। तो आप देख ही सकते हैं कि पावर एस्केलेशन स्टोरी को कहाँ से कहाँ ले जाता है। इसकी एक दूसरी बहुत बढ़िया एग्जांपल होगी नारुतो, क्योंकि नारुतो की भी शुरुआत डाउन टू अर्थ निंजा बैटल्स के साथ हुई थी। लेकिन धीरे धीरे हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए जहां पे आसमान से मीटियोर्स गिराए जा रहे थे और बैटल्स जो थी वो एलियंस के साथ हो रही थी। इसी की वजह से स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ती है सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी इरेलीवेंट होते जाते हैं, क्योंकि वो पावर एस्केलेशन के साथ कीप अप नहीं कर सकते। अब हम इसके इफ़ेक्ट की बात करते हैं, तो प्रॉब्लम्स जितनी ज़्यादा बड़ी होती जाती हैं उसका जो इम्पैक्ट है वो और भी ज़्यादा कम होता रहता है। जैसे कि एक आर्क में पहले पूरी अर्थ खतरे में है, अगली आर्क में पूरा सोलर सिस्टम खतरे में है, उससे अगली आर्क में पूरी गैलेक्सी खतरे में है, फिर पूरा यूनिवर्स और एट दी एंड पूरा मल्टीवर्स खतरे में है। किसी न किसी पॉइंट पे ऑडियंस इस चीज़ के बारे में केयर करना छोड़ देती है, क्योंकि हम इतनी बड़ी बड़ी स्टेक्स को कॉम्प्रिहेंड कर नहीं सकते। और स्टेक्स कभी भी बहुत ज़्यादा बड़ी होने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ पर्सनल होने की ज़रूरत है हमारे कैरेक्टर्स के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए ड्रैगन बॉल जी में सबसे मेमोरेबल मोमेंट्स कौन से थे, क्या वो ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ पे पूरी दुनिया तबाह होने से बच गई? नहीं, दे वर पर्सनल मोमेंट्स, जैसे कि पिकोलो का सेक्रीफाइस, गोहान की फादर सन का मेहा मेहा, या फिर वेजिटा का सेक्रीफाइस। वी नेवर केयर फॉर द लार्ज स्टेक्स, वी केयर फॉर द कैरेक्टर्स। और ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दिखाई देती है हमें ब्लीच एनिमे में। आई थिंक हम सब एग्री कर सकते हैं कि जो सोल सोसाइटी आर्क थी वो ब्लीच की बेस्ट आर्क थी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस आर्क में रूकिया की लाइफ खतरे में थी, एक ऐसी कैरेक्टर जिससे हम एज ए ऑडियंस अटैच हो चुके थे। और इस टाइम तक स्टोरी में टेंशन भी सुपर हाई थी, क्योंकि इस टाइम तक इचिगो और उसके दोस्त से बंच ऑफ टीनेजर्स थे जो कि एक पूरे ही अननोन वर्ल्ड में आ चुके थे सिर्फ अपनी दोस्त को बचाने के लिए। और वो आर्क आज भी कुछ बेस्ट शोनन आर्क्स में से एक गिनी जाती है। लेकिन एक बार वो आर्क ख़त्म हुई तो जैसे स्टोरी के पास कोई डायरेक्शन नहीं थी ज़्यादा, क्योंकि उसके बाद आगे की स्टोरी के लिए वही सेम आइडियाज़ को बार बार रिसाइकल किया जाने लगा विद बिगर पावर एस्केलेशंस, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड बिगर इनकन्सिस्टेंसीज। इसी के चलते ब्लीच एनिमे की पॉपुलैरिटी लगातार कम होती रही और जो एनिमे था वो स्टोरी कंप्लीट होने से पहले ही कैंसिल हो गया। नारुतो ने फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी अच्छा काम किया था स्टेक्स को पर्सनल रखने के लिए, लेकिन निंजा वॉर आर्क की थी जहाँ पे सभी प्रॉब्लम्स आई। अब जब हमने इस प्रॉब्लम के कॉज और इसके इफ़ेक्ट समझ लिए हैं तो आखिर इसका सोल्यूशन क्या है? अब जैसे जैसे ओवर द टाइम स्टोरी राइटिंग टेक्निक्स इंप्रूव हुई हैं, इस प्रॉब्लम के भी कई एनिमे ने डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशंस निकाले हैं। तो इन सोल्यूशंस में सबसे पहले हम बात करेंगे पावर सीलिंग की। पावर सीलिंग का मतलब है जो आपकी स्टोरी के सम ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स हैं उनको आप पहले ही फाइट करते हुए दिखा दें। इससे एक ऐसा पावर लेवल क्रिएट हो जाता है जिसके कि टुवर्ड्स हमारे मेन कैरेक्टर जो हैं वो एस्केलेट कर सकते हैं धीरे धीरे। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको देखने को मिलेगी वन पीस में। हमने देखा कि कैसे वाइट बियर्ड, जिसे कि स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड कहा जाता है, वो नियर डेथ स्टेट में था अपनी डिसीज़ के करके।
और इसके चलते वो उतना पावरफुल भी नहीं था जितना वो कभी हुआ करता था। लेकिन कैसे वो इस स्टेट में भी पूरे के पूरे मरीन फोर्स से टक्कर लेता है। इससे ऑडियंस के दिमाग में एक बात अच्छे से पहुंच जाती है कि लूफी को किस लेवल की पावर हासिल करने की ज़रूरत है पायरेट किंग बनने के लिए। और यही चीज़ आप माय हीरो एकेडेमिया में ऑल माइट की फ़ाइट और ब्लैक क्लोवर में जूलियस की फ़ाइट में देख सकते हो। और ऑल थ्रू आउट एनीमे आपको इसकी और भी कई एग्जांपल्स मिल जाएंगी। इसके बाद अगला सोल्यूशन है एक बढ़िया पावर सिस्टम। एक बढ़िया पावर सिस्टम स्टोरी में बहुत सारे बढ़िया एलिमेंट्स ऐड कर सकता है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली पावर एस्केलेशन की बात करें तो आप एक बढ़िया पावर सिस्टम की हेल्प से हर एक स्केल की फाइट दिखा सकते हो, और वो भी अपने कैरेक्टर्स के एबिलिटीज़ को वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग लेवल पर पहुंचाए बिना। इसकी हेल्प से अपने हर एक नए कैरेक्टर को ज़्यादा पावरफुल दिखाने के बजाय उनकी एबिलिटीज़ को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है। इसकी वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल होगी जोजोस बिज़ार एडवेंचर, जहाँ पे स्टैंड का पावर सिस्टम ये काम बहुत ही अच्छे से करता है। स्टैंड्स की हेल्प से हर एक पावर और हर एक बैटल को बहुत ही यूनिक तरीके से दिखाया जा सकता है। और इस बात से कभी फ़र्क नहीं पड़ता कि ओपोनेंट्स के पास कितना पावरफुल स्टैंड है, क्योंकि हर एक स्टैंड की कोई ना कोई वीकनेस होती है जिसे फाइंड करके एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। और जोजो के बाद वाले पार्ट्स में फाइट्स जो हैं वो फिज़िकल से ज़्यादा मेंटल होती हैं। एक और बढ़िया चीज़ जो इसकी हेल्प से होती है वो ये कि सपोर्टिंग कैरेक्टर्स कभी भी यूजलेस फील होने शुरू नहीं होते। एक और बढ़िया पावर सिस्टम मैं जिसकी बात करूँगा वो है नैन का पावर सिस्टम हंटर हंटर में, क्योंकि नैन एज अ पावर सिस्टम इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और इतना ज़्यादा परफेक्टली डिज़ाइंड है कि उसकी हेल्प से किसी भी तरह की पावर बनाई जा सकती है। और आपको क्या पावर चाहिए ये सिर्फ आपकी इमेजिनेशन और आपकी विल पावर पर डिपेंड करता है। लेकिन टॉपिक पे वापस आते हुए, नैन की हेल्प से आप एक ऐसे ओपोनेंट से भी फाइट कर सकते हो जो कि आपसे 100 to 1000 टाइम्स स्ट्रेंथ में ऊपर है। और जिन्होंने हंटर हंटर देखा है वो इस बात को अच्छे से जानते भी होंगे। और एट लास्ट हमारे पास जो सोल्यूशन है वो है पर्सनल स्टेक्स का। जैसा कि हमने पहले बात की, स्टेक्स को पर्सनल रख के आप अपने व्यूअर्स को बहुत ही ज़्यादा इंगेज रख सकते हो स्टोरी में। और इसकी हेल्प से आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप स्टोरी में टेंशन बढ़ाने के लिए पावर्स को मैसिवली इंक्रीज करो। इसकी वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल होगी वन पीस, जिसके कि इस टाइम पर 980 प्लस चैप्टर्स हो चुके हैं और अभी भी बहुत ही बढ़िया चल रहा है। आप वन पीस की पूरी हिस्ट्री उठा के देख लो और आपको ये दिखेगा कि वन पीस में जो भी मैसिवली सक्सेसफुल आर्क्स रही हैं वो हमारे मेन क्रू में से किसी न किसी मेंबर के लिए पर्सनल रही हैं। फॉर एग्जांपल मरीन फोर्ड, जिसे आज भी कई लोग वन पीस की बेस्ट आर्क कहते हैं। हमें एज ए रीडर और एज ए व्यूअर वो आर्क बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग लगी थी। इसलिए नहीं कि लूफी और वाइट बियर्ड वो वॉर हार गए, बल्कि इसलिए क्योंकि लूफी अपने भाई को नहीं बचा पाया। और ये पर्सनल स्टेक्स का पैटर्न आप थ्रू आउट वन पीस की स्टोरी में देख सकते हो। तो ये था मेरा एनालिसिस ऑन द प्रॉब्लम ऑफ पावर एस्केलेशन जो कि ड्रैगन बॉल से स्टार्ट हुई थी। और प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, मैं ड्रैगन बॉल की तरफ कोई भी हेट नहीं फैला रहा हूँ। ड्रैगन बॉल की पॉपुलैरिटी और इम्पैक्ट के आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ इन जनरल ये हाईलाइट करना चाहता था कि कैसे शोनन एनिमे और उनमें यूज़ होने वाली राइटिंग टेक्निक्स इवॉल्व हुई हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको इस तरह की वीडियोस और चाहिए। थैंक यू एंड गुड बाय।